नमस्कार साथियों, मैं सुभाष पटेल आप सबका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं संविधान की प्रस्तावना के बारे में। संविधान की प्रस्तावना देखिए क्या चीज़ है, किस प्रकार का डॉक्यूमेंट है, किस तरह से संविधान के अंदर एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में इसे स्थापित किया गया है, ये सारी बातें करेंगे। प्रारंभ में प्रस्तावना को संविधान का भाग स्वीकार नहीं किया जाता था, अंग नहीं माना जाता था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना के आधार पर फैसला दिया था और ये टिप्पणी की थी कि प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण अंग है। अब देखिए प्रस्तावना चीज क्या है। प्रस्तावना जिसे उद्देशिका भी कहते हैं, प्रियम्बल भी कहते हैं। प्रस्तावना देखिए क्या है, इससे भारतीय संविधान के बारे में पता चलता है, यानी शॉर्ट रूप है भारतीय संविधान का, किस प्रकार का संविधान है, भारत किस प्रकार का देश है, इन सारी बातों का पता चलता है। संविधान निर्माताओं की क्या सोच थी, वो भारत को कैसा बनाना चाहते थे, ये सब प्रस्तावना में पता चलता है। सीधे तरह से बताऊं तो जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज लेनी है, कोई सामान लेना है, कोई बहुत बड़ा गोदाम है, जैसे चीनी लेनी है आपने और बहुत बड़ा गोदाम है चीनी का, और आपने एक बोरी में से थोड़ी सी चीनी लेके टेस्ट करके देख ली तो पूरे गोदाम की चीनी का टेस्ट आपको पता चल गया। इसी तरह से भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, इससे भारतीय संविधान का टेस्ट पता चलता है, यानी किस प्रकार का संविधान है। भारतीय संविधान की कुंजी है, जैसे कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग हो और उस बिल्डिंग के आगे ताला लगा है तो उसे देख नहीं सकते, तो उसके बाद छोटी सी चाबी जो होती है, कुंजी जो होती है, वो लगा दे और ताला खुलने के बाद पूरी बिल्डिंग को देखा जा सकता है। इसी तरह से इतना बड़ा भारतीय संविधान है जिसके अंदर 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं, उसे शॉर्ट रूप में अगर समझना है तो देखिए भारतीय संविधान की कुंजी है एक तरह से। यदि प्रस्तावना को पढ़ने से भारतीय संविधान के बारे में जानकारी मिलेगी कि किस प्रकार का संविधान है, किस पर आधारित है। तो यह है संविधान की प्रस्तावना। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। तो प्रस्तावना देखिए, प्रस्तावना जिसे उद्देशिका भी कहा जाता है, उद्देशिका, और इंग्लिश में प्रियम्बल कहते हैं, प्रियम्बल, इंग्लिश में प्रियम्बल बोला जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय संविधान के अंदर जो प्रस्तावना है उसका आधार क्या है, तो देखिए मैं आधार बता रहा हूं। भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है इसका आधार देखिए क्या है। 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया उद्देश्य प्रस्ताव। आपको पता है संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई थी उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। संविधान सभा ने इस दिन इसे पारित नहीं किया क्योंकि अभी तक संविधान सभा के पूरे सदस्य आने नहीं लगे थे, तो ये सोचा गया था कि जब सारे सदस्य आने लग जाएंगे तो इस प्रस्ताव को पारित किया जाएगा। और आपको पता होगा 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो ये है प्रस्तावना का आधार, यानी उद्देश्य का जो है उसका जो आधार पूछ लिया जाए तो आप उत्तर देंगे 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया उद्देश्य प्रस्ताव। इसके बाद देखिए आपसे क्या पूछा जाएगा, प्रश्न बनेगा कि प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना का विचार यानी भारतीय संविधान के अंदर प्रस्तावना होनी चाहिए, ये आइडिया किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आप उत्तर देंगे अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना है, अमेरिका से लिया गया है ये आइडिया कि संविधान के अंदर प्रस्तावना होनी चाहिए। भारतीय संविधान निर्माताओं ने ये आइडिया अमेरिका से लिया है। इसके बाद देखिए आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है, तो प्रस्तावना की भाषा आप उत्तर देना कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा ली गई है। प्रस्तावना की भाषा का मतलब ये नहीं है कि ऑस्ट्रेलियन लैंग्वेज में है प्रस्तावना, यानी भाषा का जो फॉर्मेट है वो लिया गया है, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इस बात का ध्यान रखें। अब देखिए प्रश्न आता है प्रस्तावना में न्याय शब्द का उल्लेख आता है। न्याय जो है, न्याय प्रक्रिया जो है, न्याय शब्द का उल्लेख जो है ये रूस के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना का जो विचार है वो फ्रांस से लिया गया है। तो इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रारंभ में संविधान की जो प्रस्तावना है इसे संविधान का भाग नहीं माना गया था। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस आता है पंजाब राज्य बनाम गोलकनाथ वाद 1967 के अंदर। 1967 में जो ये केस आया था इसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया था। उसके बाद में देखिए एक बहुत बड़ा केस आता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, बहुत ही अब तक का बड़ा केस ये माना जाता है, केशवानंद भारती, केशवानंद भारती। 13 जजों की पीठ बैठी थी इसमें। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973, 1973।
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973। और इस केस में कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को आधार बनाकर फैसला दिया और ये टिप्पणी की कि प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण अंग है। तो देखिए प्रस्तावना को संविधान का अंग स्वीकार किया गया है। वाद पूछ लिया जाए कि पहली बार किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का भाग स्वीकार किया गया, तो आप उत्तर देंगे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। सीधा सन पूछा जा सकता है कि किस सन में पहली बार प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग स्वीकार किया गया, तो 1973 आप उत्तर दें। और पहली बार कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार न्यायिक पुनरावलोकन का प्रयोग इसी केस में किया था। तो 1973 से पहले प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना जाता था। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में पहली बार प्रस्तावना को संविधान का भाग स्वीकार किया गया। इस बात को आप ध्यान में रखें। अब देखिए क्योंकि प्रस्तावना संविधान का अंग है, जब संविधान का अंग है तो ये मान लीजिए कि प्रस्तावना में संशोधन भी किया जा सकता है, क्योंकि संविधान के अंदर संसद संशोधन कर सकती है। अनुच्छेद 368 संविधान संसद को ये पावर देता है कि वो संविधान में संशोधन कर सकती है। तो प्रस्तावना संविधान का भाग है तो सीधी सी बात है कि प्रस्तावना में संसद संशोधन भी कर सकती है। तो अब तक एक बार किया गया है, किसी पेपर में पूछ भी लिया जाए कि प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे ऑप्शन दिए जाए, तो आप याद रखिए केवल 1 बार किया गया है। और कब किया गया था, यह है 42वां संविधान संशोधन। देखिए 42वां संविधान संशोधन आपको पता होगा, 42वां संविधान संशोधन अब तक किए गए संविधान संशोधनों में सबसे बड़ा है। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान भी कहते हैं। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के टाइम हुआ था, बहुत बड़ा संविधान संशोधन है। इसमें देखिए संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवादी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये शब्द जोड़े गए हैं। ये 3 शब्द जोड़े गए हैं। तो देखिए कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए शब्दों का सही क्रम क्या है, तो इनको आगे पीछे करके लिख सकते हैं। अखंडता, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, समाजवादी, ऐसे लिख सकते हैं। तो आपने याद रखना है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अब प्रश्न ऐसे भी बनाया जा सकता है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया, तो इसमें धर्मनिरपेक्ष लिख सकते हैं। तो आप याद रखें धर्मनिरपेक्ष नहीं जोड़ा गया, 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। यानी भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है भारत को एक सोशलिस्ट नेशन घोषित करती है, एक समाजवादी देश घोषित करती है। समाजवादी का मतलब होता है वो देश समाजवादी होता है जिसमें देश के संसाधनों पर सभी वर्गों का समान रूप से अधिकार होता है, और जो सरकार है वो राज्य जो है वो किसी विशेष वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर नीतियां नहीं बनाएगा, सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर नीतियां बनाएगा। ऐसा देश समाजवादी होता है। भारत एक सोशलिस्ट नेशन है। इसके अलावा पंथ निरपेक्ष ने भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों को समान रूप से देखेगा, इसलिए भारत एक सेक्युलर नेशन है, पंथ निरपेक्ष है। और अखंडता यानी अखंडता, भारत अखंड नहीं है, यानी अनेकता में एकता, जैसे हमारी पहचान है कि भारत एक है। तो ये शब्द जोड़े गए हैं सामाजिक प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इस बात को आप ध्यान में रखें। अब देखिए जो संविधान की प्रस्तावना है इसके बारे में आगे बताऊं आपको, तो संविधान की प्रस्तावना को हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करते हैं। यानी हम भारत के लोग भारत को, अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार आया है, तो आप याद रखें 2 बार आया है। हम भारत के लोग भारत को, यानी वैसे इंग्लिश के अंदर पूछ लिया जाए इंडिया, क्योंकि भारत आपको पता हमारे देश के लिए संविधान में भारत और इंडिया शब्दों का प्रयोग है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया जो संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है, यानी हम भारत के लोग, तो भारत या इंडिया शब्द पूछ लिया जाए तो 2 बार आया है। इस बात को भी आप ध्यान में रखें। इसके अलावा देखिए प्रस्तावना का जो वाक्यांश है हम भारत के लोग, ये कहते हैं यूएनओ के चार्टर एक्ट से लिया गया है। इसके अलावा आपने जो याद रखना है कि प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता का उल्लेख है। 2 प्रकार की समानता देखिए कौन कौन सी है। 2 प्रकार की समानता का उल्लेख है, कौन सी है? एक तो है प्रतिष्ठा की समानता, प्रतिष्ठा की समानता, और दूसरी है अवसर की समानता। यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय नागरिकों को प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता उपलब्ध करवाने की गारंटी देती है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि कौन कौन सी समानताएं हैं, तो याद रखें, क्योंकि कथन ए बी ऐसे बना करके पूछ लिया जाएगा, 2 कथन में ये लिख देंगे और समानताएं लिख देंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित समानता कौन सी है, कथन ए व बी सत्य है। इस तरह से ऑप्शन बनाए जा सकते हैं। तो आप ध्यान रखें ये 2 प्रकार की समानता है, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। इसके बाद देखिए बात करते हैं संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। 3 प्रकार का न्याय, 3 प्रकार का न्याय देखिए कौन कौन सा है संविधान की प्रस्तावना में। एक तो है सामाजिक न्याय,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमारे देशवासियों को सामाजिक न्याय की गारंटी देती है। दूसरा है आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय। और तीसरा है राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय। ये 3 प्रकार का न्याय है। तो देखिए संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख मिलता है। सामाजिक न्याय यानी सामाजिक दृष्टि से सभी बराबर हैं, सभी नागरिक सामाजिक दृष्टि से बराबर है, सामाजिक दृष्टि से सब बराबर हों, किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, सामाजिक न्याय। इसके अलावा आर्थिक न्याय यानी सभी जो है अपनी जीविका पार्जन के लिए कोई भी कार्य करने के लिए सभी स्वतंत्र हैं यानी अपना कार्य कर सकते हैं। और राजनीतिक न्याय यानी राजनीतिक रूप से भी सबको बराबरी के अधिकार भारत के अंदर दिए गए हैं। तो ये 3 प्रकार का न्याय है। अब देखिए प्रश्न बनाया जा सकता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय का उल्लेख नहीं है। तो एक लिख देंगे धार्मिक न्याय। तो याद रखें, आपने याद रखना है केवल 3 ही प्रकार का न्याय है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। धार्मिक न्याय की बात संविधान की प्रस्तावना में नहीं है, तो इस बात को आप ध्यान में रखें। ये 3 प्रकार का न्याय है। इसके अलावा देखिए संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है संविधान की प्रस्तावना में। 5 प्रकार की स्वतंत्रता देखिए कौन कौन सी है। नंबर 1 है विचार की स्वतंत्रता, दूसरी है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तीसरी है धर्म की स्वतंत्रता, चौथी है विश्वास की स्वतंत्रता और 5वीं है उपासना की स्वतंत्रता। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। यानी विचार की स्वतंत्रता, भारत के नागरिक विचार अपने विचार जो है व्यक्त करने के लिए, विचार किसी भी मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो विचार की स्वतंत्रता संविधान की प्रस्तावना में प्रदान करती है। इसके अलावा अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन जो होता है, जैसे कार्टून वगैरह भी बना दी जाती है, अभिव्यक्ति के अंदर आता है सब इस तरह की जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसके अलावा धर्म यानी आपके धार्मिक मामले में कोई दखलंदाजी नहीं की जाएगी। आपको जो धर्म अच्छा लगता है वो धर्म आप बना सकते हैं, आप अपने धर्म के रीति रिवाजों को मानते हुए भारत में रह सकते हैं। तो ये धर्म की स्वतंत्रता। इसके अलावा विश्वास, हम किस में विश्वास रखेंगे, हम आस्तिक होंगे, नास्तिक होंगे, या किसको हम अपना इष्ट देव बनाएंगे, कौन सी पूजा पद्धति अपनाएंगे, किसको अपना गुरु बनाएंगे, ये सब हम किस में विश्वास रखेंगे, आप किसको रोल मॉडल मानेंगे, इसके लिए हम स्वतंत्र हैं। उपासना, हमारी उपासना यानी पूजा पद्धति क्या होगी, हमें जो पूजा पद्धति अच्छी लगती है, हम जिस भी इष्ट देव की पूजा करना चाहते हैं, किसी की भी उपासना करना चाहते हैं, तो उस मामले में भारतीय नागरिकों को संविधान की प्रस्तावना स्वतंत्रता प्रदान करती है। तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता है भी। उम्मीद आपको ये जानकारी पसंद आ रही होगी। इसके अलावा देखिए अगर बात करूं तो संविधान की प्रस्तावना के बारे में महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। किस किस ने विचार व्यक्त किए हैं संविधान की प्रस्तावना के बारे में? देखिए सबसे पहले बात करता हूं के एम मुंशी के बारे में। के एम मुंशी, देखिए कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी क्या कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक कुंडली है। प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक कुंडली है। अगर किसी पेपर में प्रश्न आ जाए कि प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक कुंडली है, ये वक्तव्य किसका है, तो आप याद रखेंगे ये के एम मुंशी ने कहा है। जैसे किसी की कुंडली खंगालने से उसके बारे में सब कुछ पता लग जाता है, इसी तरह से ये राजनीतिक कुंडली है, यानी संविधान के बारे में संपूर्ण जानकारी मात्र प्रस्तावना से ही मिल जाती है। प्रस्तावना की जैसे आपने कुंडली पढ़ ली हो, यानी सब कुछ किस प्रकार का संविधान है ये जानकारी मिलती है। तो ये स्टेटमेंट दिया है के एम मुंशी ने, ये ध्यान रखें। इसके अलावा देखिए एन ए पालकीवाला संविधान सभा के सदस्य हुए हैं। एन ए पालकीवाला देखिए क्या कहते हैं कि संविधान की जो प्रस्तावना है ये संविधान का परिचय पत्र है, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का परिचय पत्र है। ये बात कहते हैं एन ए पालकीवाला की प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। ये स्टेटमेंट एन ए पालकीवाला ने दिया है। इसके अलावा संविधान सभा के सदस्य हुए हैं अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, जो कि प्रारूप समिति के सदस्य भी रहे थे। अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये देखिए क्या कहते हैं अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है, हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है, दीर्घकालीन सपनों का विचार है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम भारतीय जो लंबे समय से जो सपना देख रहे थे कि हमारा देश कभी आजाद होगा और इसका संविधान हम स्वयं लिखेंगे और प्रस्तावना हम निर्धारित करेंगे कि किस प्रकार का संविधान होगा, तो एक सपना सच होने के बराबर है। तो अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर कहते हैं कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। इसके अलावा देखिए अन्य विद्वानों की बात करते हैं तो बात करूंगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू देखिए क्या कहते हैं
प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। नेहरू जी कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। और ये बात आप ध्यान रखें कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगर किसी पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि संविधान की प्रस्तावना क्या किसे कहा जाता है, तो आप उत्तर देंगे संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। अगर इसे पूछ लिया जाए तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। इसके अलावा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का नाम लेकर पूछ लिया जाए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो आप उत्तर देंगे अनुच्छेद 32 में वर्णित संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान की आत्मा कहते हैं। इसके अलावा संविधान की आत्मा जो है, सीधा प्रश्न आ जाए संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो आप उत्तर देंगे कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। इसके अलावा देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है कि प्रस्तावना संविधान का कुंजी और आत्मा दोनों है। अर्नेस्ट बार्कर जो है एक विद्वान, अर्नेस्ट बार्कर देखिए क्या कहते हैं, प्रस्तावना संविधान का कुंजी नोट है। ये कहते हैं प्रस्तावना संविधान का कुंजी नोट है, यानी प्रस्तावना एक तरह से संविधान की चाबी है। यानी जैसे चाबी लगाने से ताला खुल जाता है, कितनी बड़ी बिल्डिंग को देखा जा सकता है, इस तरह से भारतीय संविधान की अगर प्रस्तावना को आप पढ़ लेते हैं तो किस प्रकार का संविधान है इस बात का पता चलता है। तो देखिए भी मैंने कोशिश की है प्रस्तावना के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने की। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो ऐसे ही अपने जो पॉलिटिकल साइंस के और भी चैप्टर हैं सेकंड ग्रेड टीचर के या RS से जुड़े हुए या राजस्थान पुलिस के, वो आप धीरे धीरे करेंगे। तो आपको यदि वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद। धन्यवाद।